माय डियर स्टूडेंट, अभी देखिए आपका 2026 का पेपर चल रहा है। 2026 के पेपरों में आपके 4 पेपर समाप्त हो चुके हैं। अब 4 पेपर जब समाप्त हो गए, उन 4 पेपर समाप्त होने के बाद में अभी आपके जो पेपर बचे रह गए हैं, वो बचे हुए हैं 2 पेपर। जो 2 पेपर बचे हुए हैं, मैं उनको आपको बड़े अच्छे से समझाने वाला हूँ। दोनों पेपर को, पहली बात तो 10th क्लास का सोशल साइंस का बच्चा रह गया है, जो कि आपका 2 मार्च का पेपर है। फिर उसके बाद में जो हिंदी का बचा रह गया है, अब हिंदी का बचा रह गया है। इन 2 पेपरों में हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज पेपर हैं। अब लैंग्वेज पेपर में ही अपन परसेंटेज बना सकते हैं, या जो फेल होने वाला स्टूडेंट है वो क्या करेगा, फेल होने से बच सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप 90% से ऊपर बनाएं। फेल होना तो छोड़ दीजिएगा, जो मेरी क्लास में आता है वो कभी फेल होता ही नहीं, ना ही हमारे कभी स्कूल में फेल होता है। अभी अपना जो 2 मार्च का पेपर है, 2 मार्च का पेपर है, वो है अपना पेपर सोशल साइंस का। तो हम आपको यहाँ पे अपनी टीम के द्वारा, जो हमारी टीम है उस टीम के द्वारा बनाया गया पेपर, उसको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा और विद आंसर बताऊंगा। उसे आप ध्यान से देखिए, और उसके बाद में आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में कॉल भी कर सकते हैं। जो कि 10th का बोर्ड पेपर है और उसके बाद में 90% लिखा हुआ है। ये ऐसी हवावाई बातें नहीं है, 100% सत्य बातें हैं। अब जो सत्य बातें, तो इनको अभी आप देखोगे। अब आप देखना कि 90% से ऊपर बनाने के लिए या तो वीडियो को आप स्क्रॉल कर दो, या आपको 90% से ऊपर बनाना है तो आपको मात्र देना कितना, 40 मिनट से ऊपर समथिंग देना ही देना पड़ेगा। तो अभी आप देखिए कैसे बनाना पड़ता है, इसमें कैसे क्या होगा। पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि 90% कोई मान ही नहीं रखता है। क्योंकि मान नहीं रखता है कि एसएसटी सोशल साइंस में जो भी पेपर, जो भी आंसर आते हैं, वो आंसर हमेशा अथवा में आते हैं, और अथवा में आते हैं। इनको मैं आगे आपको लेके चलूंगा। लेकिन ये जो पेपर सॉल्व किया गया है, वो पेपर हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनकी राय पे सॉल्व किया गया है, और जो पुराने पेपर है उनको लेके सॉल्व किया गया है, और जो हमारा स्टाफ है उनके द्वारा सॉल्व किया गया है। तो अभी आप देखोगे जब, तो ये जब देखोगे, देखने के बाद में आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि ये पेपर जो हमने लिया है, वो पेपर लिया है 2025। यहाँ पे डेट पड़ी हुई है, लेकिन 2025 डेट पड़ी हुई है, इसका मतलब ये पेपर 2025 का नहीं है। इसमें 2025, 24 और 23 तीनों के क्वेश्चनों को मिलाया गया है, और इन क्वेश्चनों को मिला के इतना मजबूत पेपर बनाया गया है कि अगर बाई द वे आपने इस पेपर को याद कर लिया, मात्र आपने सिर्फ इसे समझ भी लिया, तब भी आपका कंफर्म ये है कि इस पेपर में आपके कोई भी 90% से नीचे आने के चांस नहीं है, और बिना आपको याद किए हुए, क्योंकि इसमें सिर्फ समझना होता है। सोशल साइंस एक विषय ऐसा है जो हमारे आसपास व्यतीत हो रहा है, उसी बात को यहाँ पे बताएगा। अब ये आप देखोगे, देखो मैं आपको पहले लेके चलता हूं। सबसे पहली बात कि मैं आपको ये बताता हूं कि क्वेश्चन हल कैसे किए जाते हैं। तो क्वेश्चन हल करने का सबसे बेटर तरीका क्या है कि बच्चे इतना परेशान रहते हैं कि सर पता नहीं क्या हो जाएगा, सर हम पेपर हल कहां से करें, पहले लास्ट से हल करें या पहले से हल करें। तो सबसे पहले ना लास्ट से हल करेंगे ना पहले से हल करेंगे, अपन कहीं से भी हल नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे कि देखो, अभी आपको ये देखिए, ये पेपर मेरे हाथ में है, जो मेरे हाथ में पेपर है, ये जो मेरे हाथ में पेपर है वही पेपर यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। अब देखिए कि जो पेपर है, पहले हमने लिया हुआ पेपर, तो पेपर जो लिया हुआ उसी पेपर को हम शुरू से लेके चलते हैं। जब शुरू से लेके चलते हैं तो इसमें है पहला सही विकल्प मिलाइए। सही विकल्प में पहला क्या है, गन्ना उत्पादन का भारत का क्षेत्र क्या है। तो आंसर तो सभी, आप जहां भी यूट्यूब पे देखो ना, वहां पे आंसर मिल जाएंगे। लेकिन वो आंसर से मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि हमारी समझ में आए और हमें याद ना हो, उसको भी हम लिख दें। हमें याद नहीं है तब भी हम लिख दें। कैसे लिख देंगे कि जब हम ऐसे लिख देंगे, जब जो हमारी वार्तालाप हो रही है, उस वार्तालाप को हमें मालूम है कि हम रोज ही सुबह कितने बजे लगते हैं हमारे गांव में। अब मतलब आप देखो, हम आप सभी गांव के रहने वाले हैं, रहने वाले एमपी बोर्ड में क्या है, मध्य प्रदेश में रहने वाले 90% व्यक्ति कहां पर रहते हैं, गांव रहते हैं। तो गांव में क्या होता है, गांव में गन्ना कब आता है, गर्मी के सीजन में आता है। अभी गर्मी शुरू हो गई, अभी देखो मार्च शुरू होने वाला है, लेकिन गन्ना अभी फरवरी में आया, गन्ना जूस मिल रहा है। तो ये सब चीजें हमारी रोज भौतिक दिनचर्या के अंदर आती हैं, और इसी चीज को आप बड़े आसानी समझो, इतने आसानी शब्दों में समझोगे कि आपको सिर्फ दिमाग लगाना, सिर्फ ये सोचना कि सर ने बताया था मैं कर देता हूं, और गारंटेड नंबर ना आए तो बताना। देखो पहले भी अपन करते, इसमें करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले आता ओटी। ओटी आती है अपनी, जो कि 1 से लेकर 5 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर की होगी, 30 नंबर की। तो पहले हम ओटी ले लेते हैं। और करने का तरीका, दूसरा चीज मैंने पहले भी ये आपको पहले एक पेपर में बताया था कि शुरू से लेके करेंगे, पहले 1 नंबर से लेके ओटी करेंगे,
फिर उसके बाद में 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के, फिर 4 नंबर के। कुछ बच्चे क्या करते हैं आगे भी, ये हमारे पिछले वाले वीडियो में दिया हुआ है। अभी आप लेते हैं शुरू से, अपने लेते हैं शुरू से लेते हैं। तो पहला अपना क्वेश्चन है, उनको हल करते हुए जाएंगे ओटी से लेके 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के, फिर 4 नंबर के। अभी देखो शुरू से जब करते हुए जाएंगे तो शुरू से करने का तरीका क्या रहेगा कि सबसे पहले हमारा ओटी में पहला क्वेश्चन आया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर जब हम लिखेंगे तो पहला विकल्प क्या है कि गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में स्थान है। देखो आपका लिखा हुआ गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अब दूसरा स्थान है तो ये तो हमें तो मालूम तो पड़ेगा दूसरा स्थान है, ये तो रट्टू वाली तोता वाली बात हो गई। लेकिन इसमें दूसरी चीज, हमसे पहले कौन है? तो हमसे पहले कौन है? ब्राजील। हमसे पहले कौन है भारत में? पहले हमसे कौन है? ब्राजील। ये बात कोई टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि टीचरों को ही नहीं पता रहता है। उनने क्या किया, उन्होंने तो सिर्फ देख ली वो गाइड और आपकी सीरीज वगैरह आती है उनको देख लिया, उनसे बता दिया कि भाई आंसर लिख लो दूसरा स्थान भारत का। पहला स्थान किसी ने बताया क्या? नहीं बताया। लेकिन जब आप 10वीं पास कर लोगे, कहीं एग्जाम के लिए जाओगे, तब भी आपको मालूम होना चाहिए पहले स्थान पे कौन है? ब्राजील। दूसरे पे कौन है? भारत। मालूम पड़ गया। तो जब भी बात करोगे तो गन्ने का सबसे बड़ी बात है, मौसम आने वाला है गन्ने का, तो गन्ने का मौसम में गन्ने का जूस पिएंगे, और जूस पीने के बाद में जब भी जूस पियोगे तो जूस अपने का पहला सबसे सस्ता जूस आता है 10 रुपए के 20 रुपए का गिलास मिलता है। तो क्या हो गया? पहला स्थान भारत का कौन सा स्थान है? गन्ने के अंदर पहला स्थान। कंफर्म हो गया। अब आते हैं इसी में नंबर 2 में, ग्रीन बंधुओं का जन्म हुआ था। अब ग्रीन बंधुओं का जन्म हुआ था, तो ये ग्रीन बंधु थे, दो बंधुओं का मतलब दो भाइयों क्या कहते हैं? बंधु। बंधु अपने यहां बोलते हैं। और बंधुओं कहां जा रहे हो? बंधुओं मतलब भाई, जैसे सगा भाई भी ना हो उसे भी बंधु कहते हैं। तो बंधु का मतलब क्या हो? बंधु, दो भाई सगे भाई थे, उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। कहां पर जन्म हुआ था? जर्मनी में। लेकिन आप अगर इसी पेपर में देखोगे तो पेपर में दिया हुआ है जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो एक ऑप्शन में क्या हुआ? कौन सा ऑप्शन लिखोगे आप? जर्मनी में। तीसरा आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की, या किसके द्वारा की गई, या स्थापना की गई? बात एक ही है, किसी भी तरीके से पूछ ली जाए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई, कहां पे की गई, या मतलब कुछ भी आपसे पूछा जाए, सीधी सी बात है 1928 में की गई। लेकिन इसमें कई आपको डेटें दी जाएंगी, 1927, 1929, 1900 कई दी जाएंगी, लेकिन आपको क्या लिखना है? 1928। और इसका शॉर्ट फॉर्म है HSRA। एच का मतलब हिंदुस्तान, एस से सोशलिस्ट, आर से रिपब्लिक, ए से आर्मी। स्थापना दिवस 1928। और ये मान लीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ओटी जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो 2-3 नंबर के, उनके अंदर भी आप ये आंसर लिख रहे होगे वहां पे। और बिल्कुल भी मत घबराइए। पहली बात तो जब आप ओटी कर रहे होगे, आपको HB पेंसिल, जैसे बोलते हैं अपन कच्ची पेंसिल या काटी पेंसिल, उससे पहले लिखिए। और जब आपको कंफर्म हो जाता है तो उसे रबर से मिटाइए, उसके बाद में पेंसिल से लिखिए। अगला आता है चौथे नंबर पे, छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था? देखिए मैंने इसका इंग्लिश में आंसर क्यों दिया है, क्योंकि इसे कहने वाला व्यक्ति कौन था? अंग्रेज था। अपना मतलब भारत का नहीं था, विदेशी व्यक्ति था। तो इनके मैंने आंसर आपको दिए हैं, वो क्यों दिए? जो आंसर विदेश में कोई व्यक्ति विदेशी है तो उसका आंसर विदेशी व्यक्ति का आंसर विदेशी तरीके से ही देना पड़ेगा। लेकिन अभी आप जैसे बोल दो कि महात्मा गांधी भारत के थे, तो महात्मा गांधी हिंदी में भी बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो बात कही होगी, या जो रहने वाले हैं वो कहां के थे? दूसरे देश के थे। तो पहली बात क्या है कि छापा खाना होता क्या है? छापा खाना वो होता है कि जहां पे किसी चीज की छपाई की जाए। सपोज करो कि आपकी पुस्तक है सोशल साइंस की जो पुस्तक है वो किसमें छपी हुई है? कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस में छपी हुई है। इसका भी आगे आएगा आपका क्वेश्चन। तो मुद्रण संस्कृति किसमें आएगा? मुद्रण संस्कृति के अंदर आएगा। तो छापा खाना है, छापा खाने का मतलब क्या हुआ? जहां पे छपाई होती हो। छपाई जैसे आपके शादी में, आप घर पे सभी शादी होती है तो छपाई करते हैं अपन, कार्ड की छपाई करवाते हैं,
तो कार्ड की छपाई करने से पहले अपन कुछ एक वर्ड चूज करते हैं चूज, क्या हमारे घर में इन बच्चों के नाम लिखो, इनके नाम लिखने, ऐसे ऐसे नाम लिखने हैं। तो इसी प्रकार से जो पहली तकनीकी जो उत्पन्न हुई थी छापा खाने की, जो ताकतवर औजार बनाया था, तो वो उनका नाम था लुई मार्सियर। क्या नाम था? लुई मार्सियर। अब इसमें कई नाम दिए होंगे, आप तो नाम याद कर ले, लुई मार्सियर। वैसे जो ये वो फ्रांस, वो अलग बात बाद में याद करेंगे। अब जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, देखो लैंगिक विभाजन, अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिंग, कौन सा लिंग? लिंग कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, लेकिन अभी वैसे 3 प्रकार कर दिए हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। अब लैंगिक विभाजन की ऐसा जहां पे विभाजन कर दिया जाए कि 1000 व्यक्तियों में, 1000 व्यक्तियों में, जहां पे 1000 है, 1000 में 500 लड़के हो, 500 लड़कियां हो, तो विभाजन कितना हो गया? 50-50%। विभाजन कितना हो गया? 50-50%। लेकिन वही विभाजन क्या हो जाए कि कहीं पे 400 लड़के रह जाए और 500 लड़कियां हो जाए, या 500 लड़के हो जाए, 400 लड़कियां हो जाए, तो विभाजन में क्या हो जाएगी? असमहीता हो जाएगी, मतलब कि कुछ ज्यादा हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, मतलब भूमिकाएं जब असमान हो जाएं, अगर मान लो 1000 व्यक्ति हैं, 1000 जब बच्चों में जन्म लिया, तो 1000 बच्चों में से 500 लड़के हो, 500 लड़कियां हो, तो क्या होगा? लैंगिक विभाजन कैसा हो गया? सम। और इससे कम या ज्यादा होगा तो क्या होगा? सम या विषम कहलाएगा। इतना बात समझ में आ गई? समझ में आई? अब आते हैं ऋण का औपचारिक स्रोत है। अब दो ऋण, ऋण का मतलब क्या हुआ? माइनस। माइनस का मतलब, कहने का मतलब है उधार। आप आम भाषा में समझो, जहां पे ऋण लिख के आ जाए उसका मतलब क्या है? उधार। जब भी आपके पास में पैसा नहीं होता है तो आप कहां पे जाओगे पैसा लेने के लिए? किसी ना किसी के पास में जाओगे। गांव में रहते हो तो किसी साहूकार के पास में जाओ, साहूकार के मान लो जिसके पास में पैसा है उसके पास में जाओगे। और उसके बाद में आप कोई नौकरी करते हो तो कहां पे जाओगे? बैंकों में जाओगे। अगर आप किसान हो तब कहां पे जाओगे? तब भी बैंकों में जाओगे। तो ऋण लेने का औपचारिक स्रोत क्या है? तो किसानों के लिए यहाँ पे बात क्या है? हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो ऋण लेने का औपचारिक स्रोत है सहकारिता समितियां। सहकारिता, सहकारिता समितियां कौन होती हैं? सहकारिता समितियां वो होती हैं जो बैंकें होती हैं, जो कि सहकारी बैंक के नाम से जानी जाती हैं, वो सहकारी समितियां कहलाती हैं। अब उसमें पैसा किसका रहता है? उसमें सभी पैसा राज्य सरकार के द्वारा कुछ दिया जाता है, कुछ किसानों के द्वारा दिया जाता है। जैसे मान लो कि 10 किसानों ने 10-10 हजार रुपए इकट्ठा कर लिया, 1 लाख रुपए हो गया। उसके बाद में 1 लाख रुपए किसने दे दिया? गवर्नमेंट ने दे दिया। कितने हो गए? 2 लाख रुपए हो गए। अब वो 10 किसानों का जो जरूरत थी वो कितने, जिसको जरूरत है वो ले जाएगा, जिसको जरूरत है वो नहीं लेगा। जो ले जाएगा उसका ब्याज भरेगा, दूसरे किसानों को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये हो गई ऋण की औपचारिकता के स्रोत लिखिए। तो इसको ध्यान से सुनना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं पेपर कॉल कर रहा हूं, मैं आपके माइंड को हल कर रहा हूं। माइंड को हल करने का मतलब क्या होता है कि ऋण का स्रोत, ऋण मतलब उधार कहां कहां से ले सकते हैं। तो उधार तो कहीं से ले सकते हो, लेकिन ऋण का औपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक दो चीजें, अनौपचारिक तरीके का ही है। जैसे कि मान लो कि आपको औपचारिक कोई कार्य सही तरीके से करना हो, सही तरीके के कार्य करने को क्या बोलेंगे? औपचारिक। और गलत तरीके से कार्य करने को क्या बोलेंगे? अनौपचारिक। समझ गए बात? औपचारिक और अनौपचारिक का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जब चलेंगे तो औपचारिक और अनौपचारिक के बाद में अगला आता है आपका कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत में क्लब ऑफ रोम ने की। तो इसका मतलब क्या है कि आप कहने का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसा देश है जिसने क्या किया है कि पहली बात तो ये प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न कौन से हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें देखो पूछा क्या जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत में क्लब ऑफ रोम ने की। तो रोम क्या एक देश है, रोम का एक देश है, और उसने क्या किया था? अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, जिसे आप बोलते हो हिंदी भाषा में राष्ट्रीय नेशनल और या इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल को अंतरराष्ट्रीय हो गया, नेशनल को राष्ट्रीय हो गया। अब स्तर पर संसाधन, संसाधन कितने प्रकार के आपको मैंने पहले बताया 2 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद में दोनों प्रकार के होने के बाद में अब पहली बात क्या पे हो रही है? अंतरराष्ट्रीय मतलब विदेश में
भारत के अलावा किसी दूसरे देश ने इसकी वकालत की थी। तो वकालत क्या थी, नाम क्या था उसका, रोम। क्या नाम था, रोम। तो रोम ने कब की थी, 1968 में। अब इसमें दिया क्या है कि इसमें कई ऑप्शन दे रखे होंगे या नहीं दे रखे होंगे, आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब जब भी आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण। अब संसाधन क्या होते हैं, जैसे संसाधन में कोयला क्या है, एक हमारा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। और उसके बाद में आपका क्या नाम उसका, पेट्रोलियम पदार्थ क्या हमारे संसाधन है, कौन से हैं, प्राकृतिक संसाधन है। तो ये क्या है, इनकी संरक्षण की जो वकालत की थी पहली किसने की थी, रोम ने। कब की थी, 1968 में की थी। दूसरा क्वेश्चन आता है इसी में, रिक्त स्थान में अगर आपका सही है तो सही में 1 नंबर का 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर में 2 नंबर मिलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार डॉट 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 है। देखो इसमें डॉट डॉट नहीं दिया है, लेकिन इसमें सीधा सीधा हमने टाइप करवाया है, तो इसलिए सीधा सीधा दे दिया है, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार को है। को का मतलब अधिकार डॉट डॉट को है। तो इसका मतलब है कि जब भी भारत में कोई भी फिल्में प्रमाणित की जाएंगी, मतलब प्रसारित की जाएंगी और उन्हें भारत में दिखाया जाएगा, तो उन्हें कौन सर्टिफिकेट देगा। जैसे मान लेते हैं कि आप अभी 10वीं में पढ़ रहे हो, 10वीं में पढ़ रहे हो, तो 10वीं में पढ़ने के बाद में आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो 10वीं का प्रमाण पत्र आपको कौन देगा, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वही स्कूल देगा आपको प्रमाण पत्र। तो इसी प्रकार से जब भी आप तो स्कूल में पढ़ रहे हो, वो आपकी एक संस्था हो गई 10वीं का प्रमाण पत्र देने के लिए। अब भारत में जब भी कोई फिल्म दिखाई दे रही है, या भारत में बनी हो या विदेश में बनी हो, उसका प्रमाण पत्र देने के लिए यहां पे लिखा है केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। देखो, सी से केंद्रीय, बी से बोर्ड, और ये मतलब एफ से जो पूरा दिया हुआ, अलग अलग डेफिनेशन हो गई। लेकिन आप इसे सीधा सीधा ये मान लीजिए CBFC, या हिंदी में लिखोगे केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, इतना ही आप लिख दो। या फिर आप सीधा इंग्लिश मीडियम से हो तो CBFC लिख सकते हो, हिंदी मीडियम से केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। वैसे भी आप जब पिक्चर देखते हो तो उसमें देखा होगा कि लिखा रहता है केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त फिल्म, ऐसी लिखा रहता है उसके अंदर। अगला आता है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। ये आता है 3 नंबर क्वेश्चन रिक्त स्थान के अंदर। तो ध्यान से सुनिए, जल्दी भगने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद में ये नहीं कि मैंने ये बता दिया ये आ जाएगा, इसी प्रकार से ही आएगा। और मान लो कि आपने एक बार सुन लिया, 100% यही उत्तर आने हैं। और अभी जो बच्चों ने दिए हैं 4 पेपर हो गए, 5 अभी आपके 4 पेपर हो गए, 4 पेपरों में बच्चों के 90 नंबर से कोई नीचे ला ही नहीं सकता है। अब आता उदारवादी राजनीति, फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। तो उदारवादी कौन से होते हैं, जो कि कहने का मतलब उनका ये है कि उनसे किसी का कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब कि उन्हें कोई लालच ना हो, वो क्या व्यक्ति कहलाते हैं, उदारवादी व्यक्ति कहलाते हैं। तो वो कौन थे, कार्ल वेलकर। कौन थे, कार्ल वेलकर। देखो लिखा भी हुआ है, अब इंग्लिश में उनका नाम कार्ल वेलकर है लिखा हुआ, वो इंग्लिश में आप देख लो क्या लिखा हुआ है। अगला आता है 5 नंबर, वो 4 नंबर पे आप आओगे, रिक्त स्थान में चल रहा है अभी अभी ना, ये ओटी है, और ये मान लो 30 नंबर की। पास होने के लिए जो जिन्हें पास होना है वो इतना ही समझ लें, वो पास हो जाएंगे। और जिन्हें पास नहीं होना है वो तो ये मतलब ये करना है कि मतलब 90% से ऊपर बनानी है, वो ध्यान से सुने और बार बार देखें। और ये मान लो कि आपने इस पेपर को हल कर लिया, 110% गारंटी है कि आपकी 90% से ऊपर पक्की है। अब आता है पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। पर आधारित का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पर आधारित, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है पर के आगे क्या, डॉट डॉट पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो क्या है, भारत क्या है, पहली बात तो भारत धर्मों में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है। उसके बाद हम भारत में सबसे ज्यादा क्या, जातियां। तो जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन भारत में है। समझ में आ गया, भारत किस में बटा हुआ है, जातियों में। किस में बटा हुआ है, जातियों में। समझ में आ रहा है, तो भारत किस में बटा हुआ है, जातियों में। तो जाति आधारित समाज भारत में विभाजन है। अगला प्रश्न आता है आपका 5 नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, भारत है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत है। अब मैं थोड़ा सा आपको धीरे धीरे समझाता हूं, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा था। अब आपको मैं थोड़ा धीरे धीरे लेके चलता हूं।
तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब यह है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था, जब विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था कौन सी है, इससे आपको दो दो नंबर का भी हल करवाता जा रहा हूं साथ साथ में। विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहां पे, भारत में है। तो राजनीतिक जो है व्यवस्था वो कहां पे, भारत के अंदर है। अब राजनीतिक समानता और विचारधारा, अब इसके अंदर क्या आंसर होना चाहिए, राजनीतिक समानता और विचारधारा। जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो नहीं, जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं वो भी राजनीति में उतना ही हिस्सा ले सकते हैं जितने राजनीतिक व्यक्ति हैं। और उसके बाद विचारधारा, विचारधारा वही होनी चाहिए समाज के प्रति सही है वो होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन आता है अगला, भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है। अब देखो जल कितने प्रकार के होते हैं, ये पहली बात तो अभी भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है, इसको मैं आपको 5 नंबर में लेकर चलता हूं और इसे ध्यान से सुनिए, इस नंबर को देखिए, सुनिए ध्यान से इस नंबर को। इसमें आपको 4 नंबर हल हो जाएंगे इसी क्वेश्चन पे। इसमें कैसे 4 नंबर हो जाएंगे, भूमिगत जल संसाधन। पहली बात, जल संसाधन के हमें जल के स्रोत कितने, 4 प्रकार के स्रोत, जल के कितने स्रोत है, 4 प्रकार के। पहला कौन सा है, पृष्ठीय जल। दूसरा कौन सा है, पृष्ठीय का मतलब जो जमीन के ऊपर बह रहा है। दूसरा कौन सा है, भौम जल, भौम जल, भौम जल का मतलब कौन सा, जमीन के अंदर। तीसरा कौन सा, वर्षा जल। चौथा कौन सा, महासागरीय जल। देखें यहाँ पे भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है प्राकृतिक या नवीनीकरण। देखो प्राकृतिक का मतलब जब वर्षा होती है, जब वर्षा होगी तो वर्षा होने के बाद में जो भी पानी है सबसे पहले कहां पे आएगा, पृष्ठीय जल के ऊपर। पृष्ठीय जल मतलब जमीन के ऊपर आएगा, जमीन के ऊपर आएगा, सबसे पहले जमीन पानी को सोखेगी, अपने अंदर ले लेगी। जैसे आप पानी पीते हो, जब आप पानी पीते हो तो पानी पीते पीते आपका पेट भर जाए तब तक तो आप पीते रहते हो। जब पेट भर गया तो क्या करते हो, उसे कुल्ला करके बाहर फेंक देते हो, फेंक देते नहीं फेंक देते, जब बाहर फेंक दोगे तो वो बह जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ, इसी प्रकार को आप जमीन को ले लो, जब तक जमीन की प्यास है, जब तक वो उसे पीती रहती है, जब उसका पेट भर जाता जमीन का, तब पानी क्या करती है, बहा देती है अपने ऊपर से। जब बह जाएगा तो कहां जाएगा, नदियों में, और नदियों के बाद में कहां जाएगा, महासागरों में। तो ये तो हो गया आपके रिक्त स्थान। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक डाउट नहीं। तो अब आप सही जोड़ी मिलाएं। देखिए अभी आपके क्वेश्चन होगा 3 क्वेश्चन का मतलब 18 नंबर आपके क्लियर हो गए। डाउट एंड डाउट आपको मैंने यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, पूछ सकते हो आप, कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो एनी टाइम, और पूछ सकते हो आप सिर्फ 2 तारीख तक ही, उसके बाद में पूछने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। अब सही जोड़ी मिलाइए। ये मान लो कि ये नंबर आपके 100% बिल्कुल 30 में 30 आने चाहिए। 30 के जैसे 30 नंबर आ गए, उसकी 90% से बनने में कोई नहीं रोक सकता। और जिसका पेपर खराब हो गया हो, परसेंटेज में कमी आ रही हो, तो ये पेपर, इसके बाद हिंदी का और देख लेना। तो दोनों पेपर में आपके बिल्कुल क्लियर नंबर आने वाले हैं। सही जोड़ी मिलाइए। संयुक्त वन प्रबंधन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, लेबर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, प्राथमिक क्षेत्रक, मत्स्य और तृतीय क्षेत्रक संचार बैंकिंग। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि इसमें कुछ अलग से दे दिया गया हो, लेकिन इसमें कारण क्या है कि जो आपके सामने दिए जाएंगे ये तो मैंने आंसर सही सही लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं, सही सही लिख दिए हैं। जब ये दिए जाएंगे आंसर, वो पूरे आंसर क्या होंगे, ऊपर नीचे होंगे। संयुक्त वन प्रबंधन, तो संयुक्त वन प्रबंधन क्या दिया हुआ है इसमें, ओडिशा। अब ये पूरा जो दिया हुआ है इसे आप ऐसे का ऐसा ही याद कर लो, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसमें चलता हूं आपको प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र, तो ये होते हैं अपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। पहला क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्रक, तीसरा क्षेत्र का तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं हम सभी किसान वर्ग, मजदूर व्यक्ति आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं जितनी फैक्ट्रियां वो आते हैं। तृतीय क्षेत्र में उपभोक्ता, आईपीएस, आईएएस जो भी आते, टीचर, आर्मी, जो बाहर विदेश में नौकरी करने वाले, जो इतने भी जो व्यक्ति आते हैं वो किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। परिवहन, भंडारण वगैरह ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसे आप तो ऐसे का ऐसा याद नहीं करना, जब आप क्वेश्चन ने याद किए होंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अब अगर इसके आगे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक लिखना। ये पहले तो लिखने थे ध्यानपूर्वक, अब इनको लिखने के लिए उनमें से गलती हो गई तो नंबर या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये आते हैं आपके क्वेश्चन होगा कितने नंबर के, अभी तक आपको जो क्वेश्चन दिए गए थे 4 क्वेश्चन, वो होगा 24 नंबर के। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन, एक एक नंबर का ये भी, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब यहां से आपको थोड़ा सा क्या लगाना है, अपना दिमाग लगाना है। तो दिमाग लगाने के लिए, उपभोक्ता उद्योग क्या है, उपभोक्ता उद्योग क्या है।
तो जैसे मान लो कि देखो आप अभी मान लो घर पे रहते हो, तो आप भी जब भी बाहर जाओ कोई भी चीज खरीदने के लिए, आप क्या उपभोक्ता हो? सपोज करो कि आप चीनी खरीदने के लिए गए, तो आप शुगर मिल चीनी उद्योग के क्या हुए? उपभोक्ता हो गए। चीनी उद्योग के क्या हुए? उपभोक्ता हो गए। मोबाइल खरीदने गए तो मोबाइल उद्योग के क्या उपभोक्ता हो गए। तो उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग है जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक, देखो कहने का मतलब कि आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, तीन चीज होती हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया, जैसे चीनी, कपड़ा, कागज उद्योग, तो उपभोक्ता उद्योग वे हैं जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को धार्मिक, यहाँ पे दिया धार्मिक वो गलत दिया हुआ है, जो सीधे सीधे क्या करते हैं कि व्यक्तियों को सामान सप्लाई नहीं करते हैं, किसी के द्वारा करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग में सबसे पहले कहा क्या हुआ? सबसे पहले गन्ना बनाया, गन्ना पैदा किया किसान ने, और गन्ना कहां पे गया? मिल में, वहां से बनी चीनी, चीनी कहां पे आई? आपके पास में। तो आप क्या हुए? क्या हुए? उपभोक्ता किसके हुए? चीनी उद्योग के हो गए। भाई भोंसले कौन थे? भाई भोंसले कौन थे? अगला प्रश्न है, भाई भोंसले कौन थे? तो भाई भोंसले महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध व्यापारिक संघ नेता थे। तो भाई भोंसले कौन थे? भाई भोंसले एक प्रसिद्ध व्यापार संघ के नेता थे। अगला प्रश्न है 3 नंबर, असम का लोकप्रिय गीत और ओ मोर अपनरदेश लिखा है। देखो ये असम का आया है, ये राजस्थान का भी आ सकता है, ये महाराष्ट्र का भी, किसी भी का भी आ सकता है, लेकिन आता जरूर है, एक ना एक राज्य का आएगा। तो इसको लिखने वाले थे वो लक्ष्मीनाथ बेजरुआ ने लिखा था। कौन थे? लक्ष्मीनाथ बेजरुआ थे। अब इनका नाम ही ऐसा है क्योंकि आसाम में व्यक्तियों के नागालैंड, मणिपुर में नाम अलग हैं, अपने क्षेत्र में नाम अलग रहते हैं, अपने सीधे सीधे नाम होते हैं, और इन क्षेत्रों में थोड़े नाम ऊंचे नीचे हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बेल्जियम में रसेल सरकार का चुनाव कौन करता है? तो अब बेल्जियम, ये आपका पार्ट अलग है, बेल्जियम ये पार्ट है, विदेश राजनीति के अंदर पार्ट है, वो पार्ट अलग है। तो उसमें जो बेल्जियम, अब बेल्जियम के अंदर जो रसेल सरकार का चुनाव एक ही भाषा में, जैसे अपने यहाँ पे भाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी? हिंदी। कौन सी है? हिंदी। लेकिन हमारे यहाँ 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, और हमारी राजभाषा हिंदी इंग्लिश दोनों है। उसके बाद में अन्य भाषाएं भी अपने उपयोग में की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो रसेल डच, फ्रेंच या जर्मन बोलने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। कुल मिला के बेल्जियम शब्द जहाँ पे आ जाए, बेल्जियम में रसेल सरकार का चुनाव कौन करता है? तो डच, फ्रेंच और जर्मन व्यक्ति भाषा बोलने वाले व्यक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव वैज्ञानिक विकास कौन सी संस्था जारी करती है? मानव वैज्ञानिक विकास कौन सी संस्था जारी करती है? तो मानव वैज्ञानिक विकास मतलब जो कि विज्ञान के बारे में, मानवों के बारे में जो विज्ञान ज्यादा से ज्यादा जानकारी उठाए और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा मतलब बताए, वो कौन सी संस्था है? तो वो मानव विकास, वो संयुक्त राष्ट्र विकास, मानव विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मतलब यूएनडीपी। इसे आप वैसे सीधे सीधे लिख दो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, यूएनडीपी लिख दोगे तो आपका नंबर 1 पक्का है। अब विश्व व्यापार संगठन का ध्यान क्या है? विश्व व्यापार, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन का ध्यान अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम, मुक्त और पूर्व अनुमेय बनाना है। तो मतलब ये क्या है, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आपको क्या लिखना है? विश्व व्यापार संगठन का ध्यान क्या है? तो कुल मिला के आपको क्या लिखना है? WTO का मुख्य ध्यान है मुक्त और, मतलब कहने का मतलब कि बिना किसी शर्त और बिना किसी कंडीशन के व्यापार को करना है। भूमि उन्नतीकरण से क्या कार्य है? भूमि उन्नतीकरण से क्या कार्य है? तो भूमि उन्नतीकरण से मतलब जो भूमि, किसान क्या करता है? भूमि का मतलब कहां से आया? किसान से। भूमि का मतलब कहां से आ गया? किसान से। अब देखो यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमि उन्नतीकरण से क्या कार्य है? तो भूमि उन्नतीकरण से कार्य का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास भूमि है, अब वो भूमि है उसका उन्नति, उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा फसल उगाई जाए। तो भूमि उन्नतीकरण का मतलब है कि जहाँ पे जितने मानव रह रहे हैं, व्यक्ति रह रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा उपज की जाए, उसे ही भूमि उन्नतीकरण कहा जाएगा। अब ये चंडार वो नहीं, चादर अपर्दन से किसे कहते हैं? चादर अपर्दन किसे कहते हैं? तो जब तीव्र वर्षा या तीव्र हवा चले, तीव्र वर्षा या तेज हवा चलती है तो क्या होती है? चादर, मतलब जैसे जिस प्रकार से देखा हुआ कि सर्दियों में आप रजाई ओढ़ के सोते सब के सब,
जब रजाई ओढ़ के सोते हो तो रजाई में आपके पास थोड़ी बहुत हवा है, आपको मालूम पड़ेगी, महसूस होगी, नहीं महसूस होगी। लेकिन जब हल्की सी सर्दी हो तब हम क्या करते हैं, जैसे अभी मान लो मौसम कौन सा है, मार्च का चलने वाला, अभी फरवरी मार्च चल रही है, तो रजाई हमने अलग रख दी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हल्की सी चादर ओढ़ लेते हैं। लेकिन जब हवा तेज चलती है चादर उड़ने लगती है। इसी प्रकार से जो ऊपर की सतह होती है, मृदा की जो ऊपर की सतह है, मिट्टी की जो ऊपर की सतह है, उसे क्या बोलते हैं, चादर। जब वो तेज हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ में हवा को उड़ा, हवा के साथ में मिट्टी को उड़ा के लेके जाती है, उसी को चादर अपर्दन कहते हैं। तो कुल मिला के आपको क्या लगना है, जब भी पानी तीव्र बरसता है, पानी के तीव्र बरसने से जो ऊपर मिट्टी बहती है, पानी साथ मिट्टी बहेगी, जब पानी साथ ऊपर मिट्टी बह के जाएगी, उसी को चादर अपर्दन कहते हैं। तो यहां तक बच्चों बात समझ में आई, आई कि नहीं आई? अब देखो ये आपके आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अब जो 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी बात क्या आता है कि ये जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों में आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ एक फ्री दिया जाएगा, मतलब 1/1, एक के साथ एक फ्री। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है एमपी बोर्ड की। अब एमपी बोर्ड ने क्या किया है कि देखो, एमपी बोर्ड ने बच्चों, एमपी बोर्ड ने सबसे पहले क्या किया बताए कि जब 7 नंबर रोपण कृषि की 2 विशेषताएं बताइए, अथवा देखो आप ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला कर दो, नंबर उतने ही मिलने वाले हैं, आपको नंबर उतने ही मिलने वाले हैं, चाहे आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। और सबसे बड़ी बात कि आप ऊपर वाला याद नहीं है तो नीचे वाला कर दो, नीचे वाला याद नहीं तो ऊपर वाला कर दो। तो सबसे बड़ी बात क्या, ऊपर वाला थोड़ा कठिन होता है, नीचे वाला थोड़ा सा कम कठिन होता है, इसलिए इसे अथवा में दिया जाता है। तो मैं आपको अभी बताता हूं, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो रोपण का मतलब है कि देखो सबसे पहले क्या होता है रोपण कृषि में, कि आपने देखा होगा कि रोपण कृषि कि आपने मिर्ची, धान, वर्षा ऋतु में जब भी हम धान लगाते हैं, धान को क्या करते हैं कि धान को सबसे पहले हम रुपाई करते हैं। सबसे पहले रुपाई क्या करते हैं, सबसे पहले हमने बीज बह दिया, जब हम खेत में लेके जाएंगे तो उसे पौधे इतने इतने से पौधे होंगे, पौधों को लेके जाएंगे, तो पौधों को जब खेत में लगाते हैं क्या कहलाएगी, रुपाई कहलाएगी। तो कौन सी हो गई, रोपण कृषि कहला गई। धान कौन सी विधि से बोया जाता है, रोपण कृषि के द्वारा। मिर्ची कौन सी कृषि के द्वारा बोई जाएगी, रोपण कृषि के द्वारा। इसी प्रकार से अगर हम बोले कि बाजरा या ज्वार कौन सी कृषि के द्वारा बोई जाएगी, वो रोपण कृषि नहीं है। गेहूं कौन सी, सरसों कौन सी कृषि है, रोपण कृषि नहीं है। तो रोपण कृषि के अंदर कौन कौन से आ गए, धान, मिर्ची आदि रोपण कृषि के अंदर आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये, जिनके हम पौधे लगाए वो रोपण कृषि में आते हैं। यह एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है, सीधी सी बात है। जहाँ पे जैसे आप कोई फल या फ्रूट के भी पेड़ लगाओगे, वो भी वाणिज्य है। आप मान लो कोई फल का पेड़ लगाने जाओगे, गेंदे के फूल लगाओगे, तो गेंदे का एक एक बीज थोड़ी ना बोओगे, क्या करोगे, पेड़ एक पौधा उठा के लगा दोगे, पहले आपने बीज बो दिया, फिर एक एक पेड़ निकाल के लगा दोगे। कुल मिला के ये है कि हम, यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है जहां एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। जैसे आप सीधा धान लिख दो। अथवा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के 2, हाँ, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के 2 विशेषताएं लिखिए। अब पहली बात तो ये प्रारंभिक जीविका है, ये प्रारंभिक क्या होती है, जहां पे सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाए, उसे प्रारंभिक जीविका कृषि कहते हैं। वहां पे कोई व्यापार के लिए नहीं किया, जहां पे सिर्फ अपने पेट भरने के लिए कृषि की जाए, उसे कृषि को कौन सी कहते हैं, प्रारंभिक जीविका कृषि कहते हैं। तो यह छोटे हथियारों द्वारा या छोटे टुकड़े टुकड़े छोटी सी जमीन पे की जाती, जो आदिम औजार हो, जैसे हमारे फावड़े हो गए, बैल हो गए, और उसके बाद में स्टिक हो गई, आदि प्रकार की चीजों से की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास में 2 या 4 बीघे जमीन है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमने फावड़ा ले लिया और थोड़ा बहुत गुड़ाई गुड़ाई की, उससे कर दी। मतलब ये है कि हमारे जो पुराने ढर्रे हैं उसी प्रकार से करते आ रहा है, उसे प्रारंभिक जीविका कृषि कहते हैं। अब आते हैं मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं। तो मोटर गाड़ी उद्योग कैसे कहते हैं, आज की डेट में देख रहा हूं, हमारे आज से आदिकाल से पहले हमारे पास में क्या थे, बैलगाड़ी। क्या थी, बैलगाड़ी। जब हमारे पास में बैलगाड़ियां हुआ करती थी, तब बैलगाड़ियों में हमारे यहाँ पे आना जाना थोड़ा मुश्किल थे। फिर बैलगाड़ियों के बाद में क्या हमारे पास आए, सबसे पहले साइकिलें। क्या आई, साइकिलें। साइकिलों के बाद में क्या आ गए, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर आ गए। ट्रैक्टर आने के बाद में फिर इसी प्रकार से बढ़ते गए। अभी देखो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, अब तो मतलब आपको फाइटर जहाज भी आ गए। लेकिन हमारा मोटर गाड़ी उद्योग से क्या मतलब है, तो मोटर जिस भी वाहन में मोटर लगी हो, क्या करेंगे, मोटर गाड़ी।
जैसे आपकी मोटरसाइकिल, साइकिल थी, साइकिल में क्या लगा दी, मोटर लगा दी, साइकिल में क्या लगी, मोटर ही तो लगी है। मोटर क्या कर रही, साइकिल को अपने आप खींच रही है, तो क्या हो गया, मोटर गाड़ी उद्योग हो गया। तो मोटर गाड़ी उद्योग वह उद्योग है जहां पे यात्रियों को कारों, ट्रकों, बसों, सब में देखो मोटर ही लगी है, कार हो, ट्रक हो, बस हो, या जो भी वाहन, सब में क्या लगे हैं, मोटर लगे हैं। तो जिनमें मोटरों का उपयोग किया जाता है वह मोटर गाड़ी उद्योग कहलाते हैं। ये मेरा आंसर है। आप लिखना चाहते हो तो मोटर गाड़ी उद्योग वह उद्योग है जो यात्री ट्रकों, बसों, मोटर और अन्यों को उपयोग करते हैं, उन्हें मोटर गाड़ी उद्योग कहते हैं। यहां तक समझ में आया बच्चों? अच्छा, आगे लेते हैं। इसी का अथवा आता है सहकारी उद्योग किसे कहते हैं। देखो इसी का भी आया था आपका ओटी में, सहकारी उद्योग का भी ओटी में आया था। तो सहकारी उद्योग देखो अभी आया था कि ऋण का औपचारिक स्रोत लिखिए। ऋण का औपचारिक स्रोत क्या था, सहकारी उद्योग। ऋण का औपचारिक स्रोत क्या था, सहकारी उद्योग। तो सहकारी उद्योग उन उद्योगों कहते हैं जिनका स्वामित्व, संचालन कच्चे माल के उत्पादनों को आपूर्ति श्रमिकों या दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता, लाभ हानि बराबर बराबर होती है। मान लो कि आपके पास में आपने डेयरी उद्योग खोला, डेयरी उद्योग किसके अंदर आएगा, सहकारिता उद्योग के अंदर आएगा। तो सहकारी उद्योगिता के अंदर आएगा तो मान लो कि अभी उसमें लाभ होगी तब भी बराबर होगी, हानि होगी तब भी बराबर होगी। ये कुछ एक व्यक्तियों के द्वारा मिलके किया जाता है। अथवा में अभी आता है, देखो इसी का अथवा ले लो। अब ये तो अथवा हो गया 8 का। अब दूसरा आता है इसी में 9 नंबर। 9 नंबर का हमने अथवा लिया है, पहले भी हुआ था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना से क्या आशय है। तो ये हमने आपको पहले बोर्ड पे इसका एक पूरा चैप्टर समझाया हुआ है कि रोडें कितनी प्रकार की होती हैं। तो हमने यहाँ पे प्रधानमंत्री अकेला लिया है। इससे पहले नेशनल हाईवे बताया था, फिर स्टेट हाईवे बताया था, फिर जिला मार्ग बताए थे। उसके बाद में आपको हमने BRO बताया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बताया था, और उसके बाद में आपने आपको बताया था पवन हंस। ये चारों पहले बता दिए हैं, लेकिन ये हमने आपको अलग से क्यों लिया है कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये एक अलग है। ये क्या, जैसे आपने देखा होगा कि हम सभी गांव के रहने वाले, जब भी आप गांव में जाओगे तो जब भी आप आ रहे होगे, तो जब भी आप कहीं, मान लो उदाहरण के लिए कि आप मुरैना से अंबा आए, अंबा से अपने क्षेत्र में आ रहे हो, तो अब जब अपने गांव में जा रहे हो तो आपके जो गांव में सड़कें बनी हुई हैं, उन सड़कों के ऊपर एक छोटा सा एक खंबा खड़ा होगा, उस खंबे पे लगा होगा प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो ये जो गांव के लिए सड़कें बनाई गई हैं, ये प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई हैं। मतलब इसका पैसा कौन देता, केंद्र सरकार, और पूरा बैन कौन करता है, केंद्र सरकार ही करती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी गांवों को मुख्य जिला मार्गों से जोड़ना है। तो प्रधानमंत्री सड़क परियोजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश के सभी जितने भी गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य जो जिला मार्ग है उनसे जोड़ना है। जैसे कि आज की डेट में सभी को देखो अपने यहाँ पे एक क्या नाम है, लेटरिन बनाने का बना दिया हुआ है प्रधानमंत्री ने कि सभी घर में क्या होना चाहिए, लेटरिन होना चाहिए। उसी प्रकार से सभी गांवों में क्या होना चाहिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन आप उसे मेरे ऊपर यहाँ पे आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का क्या साधन बताया। अब गांधी जी देखो ये इसमें से गांधी जी के बारे में आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर की ओटी आएगी। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज प्राप्ति का क्या साधन बताया, ये जो गांधी जी का पाठ है उससे अलग क्वेश्चन है। बच्चे बड़े ही भ्रमित हो जाते हैं कि ये जो दिया आंदोलन में से नहीं दिया, ये आंदोलन के अलावा अलग से दिया हुआ है। ये पाठ है जो कि आपका अलग एक पाठ है, उसमें एक ही क्वेश्चन है। ये पाठ, ये क्वेश्चन पक्का ही हर साल आता है, और ऐसे आप ये मान लो इस साल भी आएगा, 2 नंबर आपके क्लियर हैं। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का साधन सिर्फ अहिंसा, क्या बताया था गांधी जी का, क्या एक ही उद्देश्य था, अहिंसा। जो भी हम कार्य करेंगे अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा करेंगे। तो उनका मुख्य क्या था, जो हिंद को मतलब अपने देश को आजाद करने के लिए उन्होंने बताया, गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का साधन सिर्फ एक ही बताया, अहिंसा और सत्याग्रह। हम की सत्याग्रह करेंगे और अहिंसा नहीं करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई, बाकी आप आगे कुछ भी लिख सकते हो। आगे उसका आता है अथवा में गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। ओहो, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि 2023 की बात है, 2023 की बात है। एक हमारा स्टूडेंट था, हम पढ़ा के मर गया। मेरा ही बड़ा ही उस 2023 से बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हो गया है कि गिरमिटिया मजदूर कौन थे, बोला हमें मालूम ही नहीं है। तो इसमें क्या, गिरमिटिया मजदूर
कौन थे? तो इसके लिए मैं आपको अभी देखो यहाँ पे आगे बताता हूँ सेम ही कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर कौन थे। ये हमारा एक स्टूडेंट था तो बोल रहा था गिरमिटिया सर हमने कोई सुना ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन पक्का ही आता है, किसी भी रूप में आएगा ये। आपके 2 नंबर इसमें ये मान लो क्लियर है। तो गिरमिटिया मजदूर, इसमें कहने का मतलब ये था कि जब अंग्रेज थे हमारे देश में, जैसे अभी मजदूर हैं, अभी मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। मजदूर आसानी से कैसे मिल जाते हैं कि सभी, जब हमें नौकरी करनी है, हम कहीं नौकरी करने गए, नौकरी करने वाले के लिए क्या हुआ, मजदूर हो गए। अभी हम डायरेक्ट वेबसाइट के द्वारा चले गए, वेबसाइट के द्वारा गए, या किसी फोन कॉल के द्वारा गए, या किसी ने कोई एड निकाल दिया उसके द्वारा गए। तो जो माध्यम हमें मिला, जो हमें माध्यम मिला, वो माध्यम क्या कहलाएगा? जो माध्यम मिला यहाँ पे, वही माध्यम गिरमिटिया के अंदर आता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या माध्यम हो गया। तो ये माध्यम ही होगा। गिरमिटिया मजदूर उन अनुबंधित श्रमिकों को कहा जाता था जिन्हें 19वीं सदी में, 20वीं सदी में शुरुआत में ब्रिटिश अनौपचारिक सरकारों द्वारा फिजी, मॉरिशस या अन्य देशों में क्या करते थे, कार्य करने के लिए लेके आते थे। अब ये आसान भाषा में समझो, अब इसको मेरी भाषा में समझो। गिरमिटिया मजदूर वो मजदूर होते थे जो जिन्हें क्या करते थे कि कोई एक व्यक्ति को बता दिया, भाई तू अपने गांव में जा, 10 व्यक्तियों को पकड़ के ले आ और उनको मैं 5-5 हजार रुपए दूंगा सैलरी, उदाहरण के लिए 5-5 हजार रुपए दूंगा सैलरी, और उसके बाद में मैं तुझे दूंगा 55-55 रुपए, जैसे आज की डेट में ठेकेदारी चलती है। तो वो ले गए 10 व्यक्तियों को, उनको दे दी 5-5 हजार रुपए, बच्चे 500 रुपए किसने रख लिए? जो ले जाने वाला था उसने रख लिए। तो वो मजदूर भारत से जब दूसरे देशों में जाते थे, क्योंकि जब अंग्रेजों का राज्य बहुत से देशों में था, अंग्रेजों का राज्य भारत के अलावा ही बहुत से देशों में था, जैसे मॉरिशस में और उसके बाद में कनाडा में, बहुत से देशों में था। तो जब भी वहां पे लेके आते थे तो वहां पे भारत के मजदूरों को लेके आते थे, तो ले जाने वाला व्यक्ति गिरमिटिया कहलाता। जो ले जाने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो मजदूर जाते थे, वो मजदूर क्या कहलाते थे? गिरमिटिया कहलाते। मजदूर जो ले जाते थे, मजदूर क्या कहलाते थे? गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। और ले जाने वाला व्यक्ति होता था, वो ले जाने वाला व्यक्ति होता था, उन व्यक्तियों को इकट्ठा करके ले जाता था, तो वो इकट्ठे ले जाके एक जगह कर दिए, क्या कहलाए? गिरमिटिया मजदूर कहलाए। वो सिर्फ मजदूरी के लिए ही आया करते थे। अब देखो, इसके अलावा अगला क्वेश्चन मैं आपको बड़ा ही बताऊंगा, अभी 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, इसके आगे नहीं बताऊंगा। अब ये मान लो कि आप ये अभी 12 क्वेश्चन बताऊंगा, इसके आगे फिर आपको मैं कल के वीडियो बताऊंगा। और इसमें ये बता दिया, इतना तो आपको पूरे साल में नहीं बताया गया होगा, इतना मैंने आपको आज, ये अभी 40 मिनट का वीडियो होने वाला, मैं ज्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूं। अब आता, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सुगड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है? तो देखो, 16वीं सदी में पहली बात तो ये है कि ये जितना भी दिया हुआ है, ये सब हमारे अंग्रेजों की सोच है। जब हमारा देश है 16वीं सदी में, हमारा देश तो हजारों सदियों से चलता आ रहा है। और उसके बाद में इसकी मतलब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भारत कब आया कब नहीं आया। भारत के बाद में कई देश हैं जो बाद में बने। भारत को आज तक किसी ने नहीं कहा कि भारत कब बना, इसका कोई इतिहास पहले का बता ही नहीं सकता है। हाँ, ये बाद के अभी कई, उसके बाद में कई देश बन गए, ये बात मानते हैं, अमेरिका वगैरह वगैरह कई देश बन गए। तो हम बात करते, पर अभी 16वीं सदी की बात करते हैं, 16वीं सदी में दुनिया क्यों सिकुड़ने लगी। तो 16वीं सदी में हुआ क्या था कि 16वीं सदी में जितने भी देश थे, वो देश क्या होने लगे कि एक दूसरे के साथ में व्यापार उनका खुल गया। क्या हो गया? व्यापार खुल गया। 16वीं सदी से पहले यही नहीं मालूम था किसी को कि, मान लो कि उदाहरण के लिए भारत में अगर आप चले जाओगे बंगाली खाड़ी में, तो बंगाली खाड़ी के आगे क्या समुद्र आ गया। अब समुद्र आ गया तो समुद्र के आगे उनको जाने के लिए कोई साधन ही नहीं था, तो उनको यही नहीं मालूम था कि बंगाली खाड़ी के आगे भी कोई देश है। अगर आप चले जाओगे इधर क्या नाम है, गुजरात में, तो गुजरात के आगे उन्हें यही नहीं मालूम था अरब सागर के अभी आगे कोई देश है। तो इस प्रकार से जो देश जहां पे थे, जहां पे उनकी जमीन थी, वहां तक तो वो जा सकते थे। जहां पे जमीन खत्म हो जाती, समुद्र आ जाते थे, तो उसके आगे जा ही नहीं पाते थे। लेकिन 16वीं सदी में ऐसा हुआ जब कि कुछ नाविकों ने समुद्र के मार्ग की खोज कर ली। क्या कर ली? समुद्र के मार्ग की खोज कर ली। जब समुद्र के मार्ग की खोज कर ली, तो क्या हुआ? एक देश से दूसरे देश में जाना आसान हो गया। तो क्या हुआ? जब आसान हो गया तो बोला कि अरे नहीं, भारत के अलावा भी कोई और देश है। अच्छा, अमेरिका के भी अलावा कोई और देश है, जर्मनी के लिए भी अलावा कोई और देश है। और अंग्रेज भारत में आए कब? 1600 ईस्वी के बाद में ही तो आए। देखो, 1600 ईस्वी, भारत में अंग्रेज 1601 ईस्वी में आए थे। तो भारत में आए ही तभी थे
कि उन्होंने खोज की भारत में। ये मालूम पड़ गया उनको कि ब्रिटिश के अलावा भी, ब्रिटिश देखो, ब्रिटिश देश नहीं है, ब्रिटिश दो देशों का एक संगठन है। एक है स्कॉटलैंड और दूसरा है जिसका नाम अपन ब्रिटेन बोलते हैं, जिससे ब्रिटिश ब्रिटिश दोनों को मिला के, स्कॉटलैंड और ब्रिटिश दोनों को मिला के एक देश है, दोनों का एक संगठन है। उन्होंने क्या किया, दोनों दो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, जिस प्रकार से कौन सा देश घिरा हुआ है अपने बगल में, श्रीलंका, चारों तरफ समुद्र है, ऐसे ही उनके पास में भी समुद्र था। अब ये क्या किया इन्होंने कि जब इन्होंने समुद्री रास्ते खोज लिए और देश इनको मिलना शुरू हो गए, तो इन्होंने बोला अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है। तब ये सवाल उत्पन्न हुआ। तो कहने का यहाँ पे अर्थ ये है कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने इसलिए लगी कि जब यूरोपीय नाविकों ने अन्य देशों के रास्ते खोज लिए, तब उन्हें मालूम पड़ा कि ये क्या नाम है, पूरी पृथ्वी है, ये पृथ्वी एक देश नहीं है, इसमें बहुत सारी जगह है जहां पे और भी देश बसे हुए हैं। तो यूरोपीय नाविकों ने ये समुद्री मार्ग खोजे, जो सबसे एशिया खोदा। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। किसकी की थी? समुद्री रास्ते की खोज की थी। तो ये आपको मालूम पड़ गया होगा। अब आता है प्रथम विश्व युद्ध में को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युग क्यों कहा गया? अब इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं इसको आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं और इसी के बाद में इसको यहाँ पे समाप्त कर देंगे। देखो कि सबसे पहले क्या है कि आपको जो प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युग क्यों कहा गया, कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में शुरू हुआ, ये सभी को मालूम है। अब जब शुरू हुआ तब ये हंगरी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में शुरू हुआ। सभी देश एक दूसरे से लड़ने लगे, लेकिन यहाँ पे एक चालाक चतुर व्यक्ति था, चतुर देश मान लो उसे, उस देश का नाम था अमेरिका। उसने क्या किया कि वो दूर बैठा रहा, दूर बैठ के फिर उसने बोला कि भाई तुम लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, और तुम्हें जिसको भी हथियार की आवश्यकता है वो मुझसे ले जाओ। तो जिसको भी, जो आपस में लड़ रहे थे, जिसको भी हथियार की आवश्यकता थी, अमेरिका क्या करता था, उसे हथियार दे देता था। हथियार के बदले क्या लेता था? मोटा पैसा। क्या लेता था? मोटा पैसा। प्रथम विश्व युद्ध में ही अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली धनी राष्ट्र बन गया। क्या बन गया? धनी राष्ट्र। उसने क्या किया? हिस्सा नहीं लिया लड़ाई में, लेकिन उसने क्या किया, अपने हथियार बेच बेच के विश्व में सबसे पैसे वाला हो गया। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युग कहा गया। इसी में 1914 में शुरू हुआ। पहली बात तो आप इसका आंसर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, 1919 में समाप्त हुआ। और उसके बाद में इसमें देखो आगे बढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें पनडुब्बी से लेके, मशीन गन से लेके हर चीजों का उपयोग किया गया। और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास थी? अमेरिका के पास में। और जिन देशों के पास में थी वो स्वयं युद्ध में बिजी थे, और अमेरिका किसी युद्ध में बिजी नहीं था। तो प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक कहा गया क्योंकि इसमें औद्योगिक तकनीकी और संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। इस युद्ध में मशीन गन, टैंक, विमान और पनडुब्बियों जैसे औद्योगिक रूप से उत्पादित हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाए गए थे। इसी युद्ध में पहली बार हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, और इसके बाद में दूसरी चीज मैं आपको एक इंपोर्टेंट बताता हूं कि पहली बार गन पाउडर का भी उपयोग जब इसी युद्ध में खुल के किया गया था। पहली बार गन पाउडर का उपयोग, पहले तो करते छोटे छोटे तरीके से करते थे, लेकिन यहाँ पे मिसाइलों के तौर पे किया गया था, पहली बार किया गया था। तो बच्चों अगर पूरे इसमें अभी तक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स करके भी बता सकते हो और वैसे भी हमें बता सकते हो।